हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार को तय कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी रायपुर आए और तकरीबन 5 घंटे तक अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए, जिनमें सबसे अहम था भूमिहीन मजदूरों के लिए न्याय योजना का शुभारंभ, अमर जवान ज्योति का शिलान्यास और नवा रायपुर में सेवाग्राम की नींव रखना। इस मौके पर राहुल गांधी के निशाने पर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और छद्म राष्ट्रवाद रहा। क्या है राहुल गांधी के इस दौरे के सियासी मायने, क्या संदेश है इसका, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे की 3 तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस ने 2023 के लिए अपना रोड मैप तय कर लिया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल हो, लेकिन कांग्रेस ने सामाजिक न्याय, गांधीवाद और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर चुनावी बिसात बिछा दी है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मौके को सबसे बड़ा दिन बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 साल पहले आज ही के दिन मनरेगा की शुरुआत हुई थी और इसी दिन भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को शुरू किया जा रहा है। अमर ज्योति जवान की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हम देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज को जोड़ने और उन्नति और विकास की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। एक तरफ ताकते हैं तो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ताकत है तो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल जी ने जो चिंता व्यक्त की थी, अमर जवान ज्योति जब हम आएंगे तो फिर से जलाएंगे। 2024 का समय आपका है, दिल्ली में तो जलेगा, लेकिन उसके पहले आपके तक हम लोग छत्तीसगढ़ में उसके और आप ही कहां से हम करेंगे। जाहिर तौर पर राहुल गांधी के दौरे के बहाने छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने 3 प्रमुख लक्ष्यों को एक साथ जनता के सामने रखा। न्याय योजना के जरिए राज्य सरकार ने जहां सामाजिक न्याय का मॉडल पेश किया, तो नवा रायपुर में वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम के जरिए गांधीवादी विकास का मॉडल और सबसे अहम अमर जवान ज्योति के जरिए राष्ट्रवाद के कांग्रेसी वर्जन को सामने रखा है। यही वजह है कि इस अवसर पर राहुल गांधी ने छद्म राष्ट्रवाद को लेकर केंद्र सरकार पर प्रहार किए। बीजेपी आज एक देश को 2 देशों में बांट रहा है। एक अमीर देश 100, 200, 500 लोगों का, और एक गरीब देश हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का। बहरहाल कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी योजनाओं में सामाजिक न्याय, गांधीवाद और राष्ट्रवाद के मॉडल को अपनाया है, उससे ये तो तय है कि वो चुनाव में बीजेपी को कोई मौका देना नहीं चाहती। अब सवाल ये, क्या 2023 के चुनाव में कांग्रेस इन्हीं क्षेत्रों को सामने रखकर जनता के बीच जाना चाहती है? क्या छत्तीसगढ़ में इस मॉडल को टेस्ट कर इसे राष्ट्रीय स्तर पर आजमाने की तैयारी है? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या कांग्रेस तीनों लक्ष्यों के जरिए अपनी रिफॉर्म योजना को पेश करने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो क्या ये 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का रोड मैप है, या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक रास्ता दिखाना चाहती है? ऐसा लगता है भूपेश बघेल कांग्रेस को उस स्थिति में ले आना चाहते हैं जहां पर कांग्रेस सभी वर्गों का नेतृत्व करती हुई दिखती थी, सभी वर्गों के लिए न्याय करती हुई दिखती थी। और ऐसा लगता है जैसे 3 साल में सरकार ने वो मॉडल बना लिया है जिसके जरिए वो आम जन तक, गरीब किसान तक, भूमिहीन मजदूर तक और ऐसे सारे लोग जो वनांचल में रहते हैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रही, उनका जीवन स्तर बढ़ाने का प्रयास कर रही। सारी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रखर वक्ता राजेंद्र तिवारी जी हैं, जो खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रदीप शर्मा जी, जो मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार हैं और प्रदेश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको कैसे स्वरूप दिया जाए उसमें उनका बड़ा अहम योगदान है। बहुत शालीन सौम्य तरीके से अपना काम और शांति से बिना किसी
ज़्यादा ताम झाम के अपना काम करने के लिए जाने जाते हैं, बहुत लो प्रोफाइल रह के काम करते हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र तिवारी जी, आपसे बात करना चाहूँगा। आपने कांग्रेस की राजनीति को अरसों से देखा है, बहुत समय से देखा है, बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया। मध्य प्रदेश के ज़माने में भी आपने राजनीति को जिस ऊंचाई तक देखा है और छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं जी। जो मॉडल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पेश किया है और जिसकी बात राहुल गांधी जी ने की, खुद भूपेश बघेल जी ने की, और जिस तरह से उन्होंने कनेक्ट किया है, मनरेगा को 16 साल हो गए, सेवाग्राम की बात है, अमर जवान ज्योति की बात है, तो कांग्रेस राष्ट्रवाद और जो सामाजिक न्याय, इसके साथ जो आगे बढ़ने का एक सपना देख रही है, जो मॉडल उसने छत्तीसगढ़ में पेश किया है, उसको कैसे आगे ले जाना चाह रही है? क्या ये जो मॉडल है, जो आज हमने देखा, या 3 साल में जो काम हुए, वो जो हम देख रहे हैं गांव गरीब किसान के लिए, उसको किस तरह से आप आगे प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ताकि देश का जो आमजन है, जो कांग्रेस से दूर हो गया कई कई कारणों से अलग अलग राज्यों में, उसको कैसे रोप इन कर पाएंगे? देखिए डॉक्टर मिश्र, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, आप वजह फरमा रहे हैं, खूब धूप छांव देखा है। मैंने बहुत राजनेताओं को देखा है, राजनीति को बड़े करीब से देखा है, राजनीतिक निर्णय को भी मैंने बड़े करीब से देखा है। मगर मैं आज के दिन को छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला दिन मानूंगा, क्योंकि आज जिस तरह का ऐतिहासिक फैसला हुआ है, वो वैसे तो भूपेश बघेल जी अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। शुरुआत उन्होंने कर्ज माफी से किया। हालांकि कर्ज माफी को बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी सरकार जिसकी अच्छी दृढ़ इच्छा शक्ति हो और किसानों को मदद करने की भावना, उदात्त भावना हो जिसके मन में, वो कर्ज माफी कर सकता है। तो कर्ज माफी हमारे घोषणा पत्र में भी था, वो किया था। मगर आज देखिए, पूरे देश में किसान इस बात को लेकर आंदोलनरत हैं कि उनको समर्थन मूल्य पर उनके धान की खरीदी हो, उनके अनाज की खरीदी हो। अकेले छत्तीसगढ़ की सरकार है जिसने भूपेश बघेल जी के विहंगम दृष्टि को साकार करने का काम किया कि हम करीब करीब 40% ज्यादा दे रहे हैं समर्थन मूल्य से। इसके बाद में उन्होंने एक ऐसी अनूठी योजना लाई जो पूरे हिंदुस्तान में अपने ढंग की बिल्कुल अभिनव योजना है, अनूठी योजना है, और उसको साकार तक पहुंचाया। वो है गोधन न्याय योजना, गोबर खरीदी, जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा हुई और उसको सफलता तक, उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया भूपेश बघेल जी ने। इसके बाद में हम जिन बातों को लेकर के आगे चल रहे थे कि भाई किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलना चाहिए, तो उस दिशा में तो सार्थक कदम उठाए जिसके काफी परिणाम हुए। हम लोग इस मामले में कई बार डिबेट भी कर चुके हैं डॉक्टर मिश्र। मगर आज जो हुआ है, भूमिहीन कृषक मजदूरों के लिए जो राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत जिसमें पहले तो 6,000 रुपए, और आज हमारे नेता ने कहा कि भूपेश जी इसको बढ़ा दीजिए, थोड़ा कम लगता है ये, तो उसको 7,000 किया। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की कोई योजना नहीं है जिसको प्रस्तुत करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। और उसके पीछे समझने की आवश्यकता है, जिस राजनेता के मन में संवेदना ना हो, जिस राजनेता के मन में सद्भावना ना हो गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, पिछड़ा वर्ग के प्रति, आदिवासियों के प्रति, फिर वो सफल राजनेता नहीं हो सकता। और भूपेश बघेल जी ने अपने कार्यों से इस बात को सिद्ध किया है। पिछले 3 साल से हम उनके कार्य देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास की दिशा में उठाया गया उनका प्रत्येक कदम, और मैं रेखांकित करके इस बात को कहना चाहूंगा कि गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति जिस तरह की उनकी संवेदना है, जिस तरह के उनके कार्य हैं, वो आने वाले इतिहास में, समय के तो पंख लगे हैं डॉक्टर मिश्र, राजनीति चलती रहती है, समय गुजरता चला जाता है, आता है और चला जाता है, मगर आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रत्येक कदम मील के पत्थर साबित होंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए अनुकरणीय होंगे। आज 4 योजना का उद्घाटन हुआ है। यहां पर हमारे भाई प्रदीप शर्मा भी बैठे हैं। मैं उनको बेहद श्रेष्ठ कृषि वैज्ञानिक के रूप में जानता हूं, जिनकी कृषि पर बड़ी गहरी पैठ है
और उनके सलाह कितने सार्थक होते हैं ये हम लोगों ने देखा है छत्तीसगढ़ के इस 3 साल के कार्यकाल में भूपेश बघेल जी के। तो आज जो अमर जवान ज्योति है, जैसे दिल्ली में तो बुझा दी गई है वो ज्योति, और उसके पीछे कारण यह है, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। त्याग, तपस्या, बलिदान, अरे त्याग उसको बोलते हैं 2004 में जब सोनिया जी के पास पूरी यूपीए खड़े हो गई थी कि मैडम आपके नाम पर वोट मिला, आप प्रधानमंत्री बनिए, और उन्होंने उस पद को ठुकरा करके, प्रधानमंत्री का पद ठुकरा करके मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। ये उदाहरण है त्याग का। पंडित जवाहरलाल नेहरू भरी जवानी में 10 साल तक जेल में रहे हैं, इसको कहते हैं तपस्या। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, इसको कहते हैं बलिदान। तो कांग्रेस के नेताओं ने त्याग, तपस्या और बलिदान इस शब्द की परिभाषा को सार्थक रूप दिया है, उसको अपने आचरण से सिद्ध किया है। और आज जो राहुल जी का भाषण था, पहले तो भूपेश बघेल जी ने बहुत शानदार तरीके से वो जो छत्तीसगढ़ में राहुल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, महात्मा गांधी के विचारों को अब यहां पर सेवाग्राम हम बनाने जा रहे हैं वर्धा की तर्ज पर। इसके बारे में प्रदीप भाई बताएंगे। आज उन्होंने उस कार्यक्रम का संचालन भी किया था बहुत अच्छे ढंग से। और ये क्योंकि भूपेश बघेल जी की सरकार और व्यक्तिगत रूप से भूपेश बघेल जी, जितना मुझको जानने का मौका मिला, वो गांधी के रास्ते पर चलना चाहते हैं। अब थोड़ी बहुत तो लोगों को परेशानी होगी, वो लोग जो गोडसे के रास्ते पर इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को गांधी के रास्ते पर चलाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक ग्रामोद्योग नहीं होगा, गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक छत्तीसगढ़ के हम सर्वांगीण विकास की बात करें, छत्तीसगढ़ के विकास की बात करें, तो यह संभव नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ के गांवों को अपनी दृष्टि में केंद्रित करते हुए भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है कि गांवों के लोगों का जीवन स्तर सुधरे, इसलिए ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी तो जिस तरह से उन्होंने बेरोजगारी को दूर करने के लिए 5 साल के भीतर बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई है, उसके स्वयं अध्यक्ष हैं और समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि गांव में रहने वाले जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। और साथ में युवा मितान क्लब, राजीव मितान क्लब की जो स्थापना किया है, 11,269 युवा क्लब का निर्माण करने वाले हैं डॉक्टर मिश्र, और उसके पीछे उद्देश्य, और प्रत्येक क्लब में, इन 11,269 में से प्रत्येक क्लब में 1 लाख रुपए हम देने वाले हैं, और उसमें 20 से लेकर के 40 युवा प्रत्येक ग्राम पंचायत में रहेंगे। वो अपनी गतिविधियों को बढ़ाएंगे, कैसे रोजगार के नए अवसर जुट सके, कैसे हम तिवारी जी मैं थोड़ा काम करेंगे जी। ये जो विराट दृष्टि है भूपेश बघेल जी को, ये छत्तीसगढ़ को किसी और रूप में ले जाना चाहती है। जी प्रदीप शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। शर्मा जी, आपने तिवारी जी को भी सुना होगा, दिन भर आप कार्यक्रम में थे। जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि आपने जो सेवाग्राम वाला कार्यक्रम था उसका संचालन भी किया, मैं भी वहाँ मौजूद था। ये सेवाग्राम की संकल्पना और जो प्रदेश में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आप काम कर रहे हैं, जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि आप बहुत अच्छे कृषि वैज्ञानिक हैं, मेरी जानकारी भी यही है कि आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत काम किया है, और जिसके कारण छत्तीसगढ़ में जो काम देखने मिल रहा है, जो आपने ब्लूप्रिंट बनाया, मुख्यमंत्री जी ने उसको सराहा और उसको एक कार्य रूप में परिणित किया। जो कांग्रेस की यहाँ की सरकार है, उसका क्या प्रोजेक्शन है 2023 के हिसाब से, या फिर आगे कांग्रेस को एक मॉडल के रूप में बनाने, कांग्रेस की सरकार को एक मॉडल के रूप में देश में प्रस्तुत करने का? देखिए, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आज सेवाग्राम का शिलान्यास किया गया, नया सेवाग्राम का जो शिलान्यास किया, ये एक बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक निर्णय है। ये वो छोटा निर्णय नहीं है। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो अल्पकालीन होते हैं, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो बड़े दीर्घकालीन होते हैं। तो आप सेवाग्राम के निर्णय को दीर्घकालीन निर्णयों में ले जा सकते हैं। जैसे गांधी ने बार बार ये कहा है
कि जब भी हम कोई काम करें तो हमारे ध्यान में ये बात होनी चाहिए कि अंतिम व्यक्ति जो आपके पास है या जिस आपने देखा है उसके जीवन में यह क्या परिवर्तन लाने वाला है। पर ये आप कहाँ सोचेंगे? आप जो गांव-गांव में आज 10,000 पंचायतों में गौठान है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, हम ग्रामीण उद्योगों को, अर्थव्यवस्था को, जैसे तिवारी जी कह रहे थे, हम सबको एम्पावर कर रहे हैं। पर इसमें एक छोटी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह समय कौन सा है। यह समय गांधी का समय, गांधी की उम्र का समय नहीं है। यह समय वो समय है जिस समय में फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो वर्चुअल कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है। किसी भी आदमी को इसमें श्रम करने में जो आनंद की प्राप्ति होती थी वो गांव में इतना कम हो गया है, जो हमारे इस सिविलाइजेशन का, जो हमारे समाज का बहुत बड़ा प्रश्न है। गांव के परिवार इस संकट से जूझ रहे हैं। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक और भुज से लेके आपके कटक तक, ये पूरे हिंदुस्तान में ग्रामीण समाज में ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो ये जो समाज है जहां पर मनुष्य का स्व निरंतर बदल रहा है, उस निरंतर बदलते हुए स्व के बीच में भी गांधी एक प्रकाश पुंज की तरह खड़े हैं। उन्होंने कहा स्वराज से सर्वोदय तक, यानी स्वराज का मतलब है अपने ऊपर राज करना, अपनी चीजों को संयम में रखना, श्रम वाली जिंदगी जीना। जो छोटे छोटे श्रम कर रहे हैं उनको राज्य राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना, और इसी से सर्वोदय का रास्ता निकलता है। पर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो गांधी ने सेवाग्राम बनाया 1936 में, उसके बाद कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां इस पर लगातार काम हो, विचार हो, देश भर के लोग आए, काम करें और आगे बढ़े। तो इस एक वैक्यूम को दूर करने का काम आज ऐतिहासिक रूप से नए सेवाग्राम की स्थापना के साथ माननीय भूपेश बघेल जी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज संपन्न किया है। आज वैसे भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज के दिन ही 16 साल पहले मनरेगा का उद्घाटन हुआ था। वो महात्मा गांधी के नाम पे चलने वाली एक ऐसी योजना है जिसका देश पर सर्वाधिक प्रभाव रहा है। उसके बाद ये दूसरा सेवाग्राम है जिसने गांधी के प्रस्ताव को कि हम अहिंसक ढंग से जी सकते हैं, अपनी जीविका को आगे ले जा सकते हैं, सम्मान पूर्वक गांव में जब अपने समाज में रह सकते हैं और व्यक्ति में श्रेष्ठता और समाज में गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। इस काम के लिए एक जगह की जरूरत थी जहां निरंतर शोध हो, प्रयोग हो, संघर्ष हो और समाज के साथ निरंतर संवाद बना रहे। इसके लिए आज ये 6वां आश्रम गांधी के नाम पे बना है। 5 आश्रम तो गांधी ने खुद बनाए थे। फिनिक्स बनाया, टॉल्स्टॉय बनाया, कोचरब बनाया, उसके बाद साबरमती बनाया और आखिरी प्रयोग उनका सेवाग्राम था। सेवाग्राम का प्रयोग जो था, आप कह सकते हैं कि गांधी ने पहली बार ग्रामीण भारत की नागरिकता सेवाग्राम आकर स्वीकार की। तमाम तरह के वहां पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए, चमड़े का काम करने वाले का इंस्टीट्यूशन बनाया, वहां पर मिट्टी के बर्तन बनाने वालों का इंस्टीट्यूशन है, वहां पर बुनकरों का इंस्टीट्यूशन है और गांधी उसमें सब में शामिल है। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो गांव के छोटे छोटे उद्योगों को एक जगह ला रहा है, उन्हें गौरव दे रहा है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। मैं गांधी के एक पक्ष की तरफ आपका ध्यान जल्दी से दिलाना चाहता हूं कि गांधी ने सेवाग्राम आने के बाद कुछ वैज्ञानिकों को चुना और कहा कि आप पूरी दुनिया में जाइए और जो छोटे छोटे किसान जिस जिस तरह के यंत्र का उपयोग करते हैं उन्हें अपना यंत्र दिखाइए, खुरपी दिखाइए, फावड़ा दिखाइए, बेलचा दिखाइए, तगाड़ी दिखाइए और वो किससे काम करते हैं वो लेके आइए और जो भी अच्छा होगा हम बनाएंगे। और वहां से जो वैज्ञानिकों ने लाया
आज भी गांधी के द्वारा बनाए गए मगन संग्रहालय में वो सुरक्षित है। तो ये वैश्विक दृष्टि कृषि के लिए गांधी की थी। सेवाग्राम पहुंचते हुए दूसरा बोर्ड बनाया, पहला बोर्ड बनाया गाय के लिए कि गाय की नस्लों में कैसी उन्नति हो। आपको जान के आश्चर्य होगा, दूसरा बोर्ड बनाया उन्होंने घास के चारे के लिए। ये सेवाग्राम में होता था। उस सेवाग्राम में जहां पर नेहरू, सुभाष और तमाम विनोबा और तमाम स्टालवर्ड्स को, देश के लड़ने वालों की ट्रेनिंग भी होती थी। तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रता का जो कार्यक्रम उन्होंने सेवाग्राम में शुरू किया, उसी को लेके आज नए सेवाग्राम नए रायपुर की शुरुआत हुई, जो 76 एकड़ में फैला हुआ होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि हम 125 करोड़ रुपए से इस योजना को बनाएंगे, जिसमें सबका सहयोग लेंगे। प्रदीप शर्मा जी, मुझे आज बहुत खुशी हुई। ब्रेक पर जाने से पहले प्रदीप शर्मा जी से बात हो रही थी, वो वर्धा में जो सेवाग्राम है उसकी उपयोगिता और महात्मा गांधी का उससे जुड़ाव और वो कैसे एक देश में विकास का केंद्र था, उस पर चर्चा कर रहे थे। शर्मा जी, विषय तो बहुत बड़ा है और चर्चा को डिजर्व भी करता है, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मॉडल आप पेश कर रहे हैं, जिस रास्ते पे आप आगे चल रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का एक मॉडल पेश कर रही, उसके बरक्स ये एक मॉडल खड़ा होगा देश के लोगों के लिए जिनको लगता है कि कांग्रेस के पास उस तरह की विचारधारा या उस तरह की चीज़ें नहीं है, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बार बार चिन्हित करती है कांग्रेस को? देखिए, गांधी की विचारधारा, गांधी एक प्रेरणा पुंज है और सेवाग्राम उसका प्रतीक है। आज राहुल जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि गांधी एक तपस्वी थे और तपस्वी का सबसे बड़ा आग्रह होता है कि मेरी पूजा मत करो, आप मेरे काम की पूजा करो। जैसा मैंने तपस्या की, आप तपस्या कीजिए, आप भागीदारी कीजिए उस तपस्या में, आप शामिल हो जाइए। राहुल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया इस प्रश्न का जो पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रणाम तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते, और अंदर अंदर वो ये हंसते हैं कि ऐसे भी कोई आदर्श हो सकते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं जो आपने देखे होंगे। पर मैं वापस लौटता हूं कि गांधी के इस कार्यक्रम में इसकी स्वीकारोक्ति पूरे देश में हुई है। देश भर के गांधीवादी आए और वो यहाँ तक कि पुराने सेवाग्राम ने, वहाँ के लोगों ने नए सेवाग्राम के लिए मुख्यमंत्री जी को 1.5 लाख का चेक भेजा, जो मंच पे दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि पूरे देश के गांधी और गांधीवादी लोग, पूरे देश की विचारधारा में रहने वाले लोग, एक नए भारत का जो स्वप्न है, जो गांधी का स्वप्न है, उसके लिए सेवाग्राम की भूमिका को बहुत गहरे नजर से देख रहे हैं और इसके लिए सभी भूपेश बघेल जी को साधुवाद दे रहे हैं। चलिए, मैं राजेंद्र तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा। तिवारी जी, मेरा आपसे भी वही सवाल है, लेकिन बहुत छोटा उत्तर चाहूंगा, समय की बहुत कमी है। जी, आपका ये मॉडल जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बात, जल्दी बताना चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के, अब प्रदीप शर्मा जी से पूछ रहे हो, राजनीतिक आदमी है नहीं, वो दूसरे क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, दूसरी विधा के व्यक्ति हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पेट में जो मरोड़ उठ रहा, उसका कारण समझिए। आज के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं वो। 3,55,000 परिवारों को 7,000 रुपए साल का मिलेगा, उनको विरोध हो रहा है, क्योंकि वो उनकी दृष्टि तो आज राहुल जी ने बताई ना कि देश का 40% पूंजी केवल 100 परिवारों के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े पूंजीपतियों को समर्थन करती है, वो कहां से इस बात को स्वीकार करेगी कि 3,55,000 मेरे सवाल का सीधा उत्तर चाहिए मुझे। भूमिहीन कृषक मजदूरों को 7,000 रुपया साल का मिलने लग जाए, वो हाँ, आपका ये मॉडल जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का मॉडल पेश कर रही है, उसके बराबर से खड़ा होगा, उससे आगे निकलेगा? कहां देखते हैं इसका भविष्य? खासतौर से गरीबों का विकास कैसे होता है? उसके कारण यह है कि भूपेश बघेल जी जिन बातों को लेकर के चल रहे हैं, उनके मॉडल के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई मॉडल खड़ा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भूपेश बघेल जी की दृष्टि गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, आदिवासियों के लिए है, जबकि भारतीय जनता पार्टी चलिए उनके हितों
कांग्रेस की राज्य की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक नया खाका खड़ा करने की कोशिश की है, खींचने की कोशिश की है, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही, जिसको कांग्रेस बार बार जिसका आरोप लगाती है, राहुल जी जिसको लेकर संसद के अंदर बोल रहे थे, उन सारी बातों पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके और देश के सामने एक ऐसा मॉडल पेश किया जा सके ताकि जनता को लगे कोई और विकल्प भी है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।